दिन की थकान के बाद जब आप घर वापस लौटते हैं और घर अंदर फिर बच्चों की किलकारियाँ गूंजती हुई आपके कानों में पड़ती, तो बहुत सुकून मिलता है और दिन भर की थकान बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ कपल्स ऐसे हैं जो तरस लगे हैं, जिनके कान तरस लग रही है कि कोई उनको माँ के तरफ उतारे, कोई उनको पिता के तरफ उतारे। ऐसे ही कपल्स की लाइफ में एक मैजिकल मोमेंट लेकर आ रही है मेरठ की जानी मानी डॉक्टर ईशा खादुंजास। आपने अपनी स्टडीज कोलकाता, कोची और फिर उसके बाद जर्मनी से की और 2013 से आप एक IVF स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। मैम, IVF की आज हम बात करने जा रही हैं और मुझे लगता है कि मेरठ आप बेस्ट डॉक्टर हैं IVF के लिए, क्योंकि कपल्स के रिव्यू जो मैंने आपके बारे में पढ़ी वो ऐसे ही कोई नहीं देगा, क्योंकि जब तक पेशेंट खुद से खुश नहीं होता वो कभी भी आपको अच्छे रिव्यू नहीं दे सकता है। मैम, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों की लाइफ में खुशियाँ बखेरी हैं, तो जब कोई कपल माता पिता बनता है उनके चेहरे पर जब खुशी आती है तो कैसा लगता है? इट्स मैजिक। मैं यही कहूँगी कि मैं साक्षात स्वर्ग देख लेती हूँ उस वक्त। एंड जितनी भी मेहनत सिर्फ मैं नहीं, मेरा स्टाफ पूरा अस्पताल करता है, जितनी मेहनत वो खुद करते हैं इस प्रोसीजर में, वो सब इट ऑल पेज ऑफ एट द एंड। कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो भगवान होता है, और जब ऐसे कपल्स की लाइफ में जब बच्चे उनकी गोद में खेलते हैं तो सीरियसली आप एक भगवान के रूप में ही उनके सामने होते हैं। मैम, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि IVF जो प्रोसेस है वो वास्तव में क्या है। सी, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। जिन दंपतियों के बच्चे नहीं ठहरते हैं और कोई भी कारण है, मल्टीपल कारण होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे, पर इट्स अ प्रोसेस जिनमें कि हम जो ट्यूब का मेनली काम होता है बच्चे को पनपाना, बेसिकली औरत का अंडा oocyte एंड मेल का स्पर्म शुक्राणु का जो मिलना होता है जिसको कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं, एंड उस एम्ब्रियो का बनना, पनपना, जो कि ट्यूब में सबसे पहले शुरू होता है, वो वाला काम एग्जैक्टली IVF के प्रोसीजर से हो रहा है। सो बेसिकली हम अंडे को और शुक्राणु को बाहर कल्चर प्लेट्स में कल्चर करते हैं और इंक्यूबेटर में उनको कल्चर करते हैं, एंड उसके बाद वो प्रोसेस आगे बढ़ता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन में। मैम देखिए, अगर हम नॉर्मल भाषा में करिए तो IVF एक मैजिकल प्रोसेस, लेकिन जब हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये मैजिकल प्रोसेस नहीं है, ये पूरी तरीके से साइंटिफिक है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि IVF के लिए स्टेप्स क्या होते हैं जो आप फॉलो करते हैं? सी, जब भी कोई दंपत्ति हमारे क्लिनिक में आता है, सबसे पहले हमें एक हिस्ट्री टेकिंग लेनी होती है, उनकी पूरी हिस्ट्री जाननी होती है। बिकॉज कई मीडिएशन के लोग आते हैं जिनको 10 साल हो गए हैं शादी को, 13 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं और बच्चे नहीं रह रहे या उससे ज़्यादा भी हो गए होंगे। एंड देयरफॉर वी हैव टू सी कि पहले क्या ट्रीटमेंट्स हुए हैं और उनको IVF के लिए ज़रूरत है कि नहीं, क्या बिना IVF के भी पॉसिबल है करना कि नहीं है। अब रही बात, अगर हमने ये डिसाइड कर लिया है कि इनको IVF की ज़रूरत है, तो IVF से पहले कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ के। एंड हस्बैंड का एक सीमेन शुक्राणु का टेस्ट होता है, सीमेन एनालिसिस कहते हैं उसको, एंड वाइफ के कुछ और ब्लड टेस्ट, एक अल्ट्रासाउंड पीरियड्स के डे 2 या डे 3 पे होता है, एंड उनके भी कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। एंड उसके बाद हम डिपेंडिंग कि वाइफ का हाइट वेट क्या है, BMI के हिसाब से उनको डे 2 या डे 3 से हम इंजेक्शन शुरू करते हैं, जिसको भी कहते हैं हम स्टिमुलेशन, एंड दैट प्रोसेस स्टार्ट्स। अब उसके बाद फिर अराउंड 9 से 10 से 11-12 दिन जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस लेडी की, उसके हिसाब से इंजेक्शन लगते हैं। एंड देन जिस दिन लास्ट इंजेक्शन लगता है उसके 34 आवर्स के बाद या 36 आवर्स के बाद हम एक एनेस्थीसिया आधे घंटे ना लगता है, उसमें 15 मिनट का प्रोसीजर होता है। नीचे के रास्ते से जाके हम एग्स जो oocytes होते हैं वाइफ के, उनको रिट्रीव कर लेते हैं, जिनको कि हमने 10-12 दिन जब इंजेक्शन दिए थे ना अल्ट्रासाउंड द्वारा हम देखते हैं। एंड लास्ट में जब वो एग्स रिट्रीव किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, उस दिन फिर हस्बैंड का सीमेन सैंपल लिया जाता है और फिर या तो IVF की तकनीक द्वारा, यानी कि सीमेन के सैंपल में कुछ शुक्राणु की गिनती को हम हर एग के अराउंड रख देते हैं और फिर उनको नेचुरली खुद फर्टिलाइज होने देते हैं। या फिर एक और तकनीक होती है ICSI द्वारा, जिसमें कि अगर हस्बैंड की सीमेन के सैंपल में प्रॉब्लम है, लाइक गति, मोटिलिटी कम है, या फिर हस्बैंड के शुक्राणु
कि क्वांटिटी काउंट कम है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो फिर हम इक्सी द्वारा मतलब कि एक मशीन द्वारा एक शुक्राणु को इंजेक्ट करके आते हैं एक अंडे के अंदर। मैम ये तो आपने पूरा प्रोसेस बताया, जैसे आपने भी बताया भी कि हर कपल को आईवीएफ की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा भी हो सकता है कि नेचुरल प्रोसेस से वो बच्चा जो है मदर कंसीव कर सकती है। तो ऐसे कौन से कपल्स हो सकते हैं जिनको आईवीएफ की ज़रूरत? जिनको आईवीएफ की ज़रूरत होती है वो लोग होते हैं जैसे कि जिनमें की ट्यूब्स की प्रॉब्लम है, या तो ट्यूबें दोनों बंद हैं या कोई एक बंद है, या फिर ट्यूब्स अपना काम सही नहीं कर रही है, बहुत साल हो गए हैं शादी को, एंड फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन है। सेकेंड थिंग इज जिनमें एंडोमेट्रियोसिस है, एंडोमेट्रियोसिस या फिर एंडोमेट्रियोमास ओवरीज में सिस्ट है, या फिर ऐसे लोग जिनके पहले टीबी हो रखी है एंड उसकी वजह से देयर आर फैक्टर्स जो कि प्रेगनेंसी नहीं ला पा रहे हैं, या फिर अदर फैक्टर्स जैसे कि मेल में जिसमें कि शुक्राणु की गिनती कम है या फिर उनकी गति कम है, या फिर ऐसी औरतें जिनकी उम्र ज़्यादा होती है 35 ईयर्स एंड अबव है, या फिर जिनकी उम्र ठीक है पर अंडे कम हो रहे हैं जल्दी किसी भी कारण की वजह से। सो दीज आर द कपल्स जिनमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आईवीएफ की। मैम जैसे आपने बताया कि 35 एज, क्या 35 एज के बाद आईवीएफ कराने के चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब आईवीएफ के सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं? सी फीमेल एज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर अ टेक अवे वन बेबी। मतलब कि जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे एग की ओसाइट्स की क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों कम होती जाती है। जैसे जैसे वो एज 37 एंड अबव होती रहती है वैसे वैसे वो क्वांटिटी एग का एंड क्वालिटी वो और घटता जाता है, एंड देयरफॉर टेकिंग अवे अ बेबी होम मतलब एक अच्छा खासा स्वस्थ बच्चा घर लेकर आना वो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। सो इसलिए फीमेल एज को हम सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया रखते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे आप थोड़ा सा टुवर्ड्स आईवीएफ ज़्यादा खींचते हुए जाते हो। मैम क्योंकि आईवीएफ जो है एक नई किरण, एक नई उम्मीद पेशेंट्स को देता है। आपने उसका पूरा प्रोसेस भी हमें बताया कि आईवीएफ में क्या होता है, कैसे होता है। क्या ये एक पेनफुल प्रोसेस है या इजीली हो जाता है? इट्स नॉट एट ऑल पेनफुल। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि मैडम हमारे किसी पड़ोसी में कराया तो उन्होंने तो ज़्यादा बहुत हुए हैं, पूरा इंजेक्शन लगते हैं और पूरा एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद भी पूरे 9 महीने बिस्तर पे लेटना पड़ता है। विद दिस not at all what happens. See, injections आते हैं no doubt, but the thing is कि वो बहुत बारीक सुई के इंजेक्शंस होते हैं, इतने कि आप खुद भी सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं हमको, जैसे कि इंसुलिन के भी इंजेक्शंस होते हैं। तो वो कुछ पेट के होता है, आपको पोलियो वाले इंजेक्शन जो होता है आपको किसी की हेल्थ एक्सपर्टीज नर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बट दे आर नॉट पेनफुल। उनको लगाने का तरीका आना चाहिए, एंड बिल्कुल ना घबराएं कि ये पेनफुल प्रोसेस है। जो एक रिट्रीवल प्रोसेस होता है वो भी एनेस्थीसिया में किया जाता है, रादर इसको हम डे केयर प्रोसीजर मानते हैं। आप सुबह आते हो हमारे पास, आपको एडमिशन ओवरनाइट स्टे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप एडमिट होते हो और आप अनदर 4-5 आवर्स में डिस्चार्ज करके घर भी जा सकते हो। सो जब आप 4-5 घंटे में डिस्चार्ज हो रहे हो तो बट ऑब्वियसली कि वो ऐसा पेनफुल प्रोसीजर नहीं हो। बिल्कुल, बट मैम ये है ना कि लोगों के माइंड में एक मिथ होता है कि पेनफुल प्रोसेस है, बट येस आई एम श्योर कि अगर आपके जैसा डॉक्टर उनको मिल जाए तो उनकी जो ये 9 मंथ्स और अबाउ जो जर्नी है वो बहुत ही हैप्पीएस्ट होगी, और जब वो अपने घर बेबी को लेकर जाएंगे हंसते खेलते हुए तो उनकी लाइफ ऑब्वियसली बहुत ईजी और बहुत प्यारी हो जाएगी। मैम मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब आईवीएफ के कपल आपके पास कोई अगर आना चाहता है तो उनको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए कि मेंटली वो कैसे प्रिपेयर हैं या फिजिकली कैसे प्रिपेयर हैं? सी हमारा जो लाइफस्टाइल है ना अभी वो बहुत ही चला मैं कहूँगी ना चाहते हुए वट एवर, बट द थिंग इज़ कि हम रात को कई कपल ऐसे होते हैं जो आईटी सेक्टर में है या फिर ऐसी ऑक्यूपेशन में है जिसमें कि रात की शिफ्ट्स होती हैं एंड उनका ना दिनचर्या है ना रात का कोई टाइम है फिक्स्ड है ना। सो बेसिकली या फिर हम कॉन्स्टेंटली फ़ोन पे हैं, रातों को बहुत देर तक हम सोशल मीडिया पे हैं, वी आर स्लीपिंग इतनी नींद नहीं आ रही है। सो द होल थिंग इज़ कि आपको अपना स्लीप पैटर्न, अपना वेट एंड अपनी जो हैबिट्स है ईटिंग एज वेल एज द डेली लाइफस्टाइल
उन सबको मॉडिफाई करना पड़ेगा। हम हमेशा ये कहते हैं कि स्पर्म का जो लाइफ स्पैन है दैट इज अराउंड आप लेके चलें 2.5 से 3 महीने को। एंड वैसे ही oocytes जो डेवलप होके भी आ रहे हैं उन पे भी असर रहता है जो हमारा लाइफ स्टाइल पिछले 2 या 2.5-3 महीने का रहा होगा। सो आज आप जो मेहनत कर रहे हो अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने में उसका असर आपको मिलेगा 2-2.5-3 महीने बाद। सो ऐसा नहीं कि आज अगर मैं लाइफस्टाइल ठीक कर रही हूँ तो आई एम रेडी और मैं 5 दिन बाद IVF करा रहा हूँ। लाइक इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टाइम यू स्टार्ट कि हमें IVF कराना है। उससे पहले अगर आप ओबीज हैं तो आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको अपना वेट मेंटेन रखना है। अगर स्मोकिंग या अल्कोहल है आपके लाइफस्टाइल में आपको उसको स्मोकिंग टोबैको इन एनी फॉर्म उसको बिल्कुल बंद करना है। अल्कोहल भी कोशिश ये करें कि बिल्कुल बंद करें। एंड थर्ड थिंग इज कि आपका जो स्लीप पैटर्न है आप रात को कम से कम 7 आवर्स की स्लीप है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप 2 बजे सो रहे हो सुबह 11 बजे उठ रहे हैं। A proper sleep of around at around 11 AM maximum, and then you wake up at around 7-7:30. That is a proper sleep pattern which should be followed because आपके जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं वो आपकी ब्रेन से रिलीज होते हैं एंड स्लीप भी आपका ब्रेन वो काम करता है। थर्ड थिंग इज कि लाइफ टाइम में एक फॉर्म ऑफ एनी एक्टिविटी हैज़ टू बी देयर। हमारा पूरा दिन दिनचर्या ऐसा होता है कि हम बैठे हुए काम करेंगे। हम अपने ऑफिस में भी थोड़ा बहुत चल लेते हैं बट उसके बाद ऐसे कि गाड़ी में आ जाते हैं एग्जैक्टली है ना। सो लाइफ स्टाइल सम एक्टिविटी हैज़ टू बी देयर। इवन अगर आपका वेट ज़्यादा नहीं है, यू आर ऑफ ऑप्टिमम वेट, बट स्टिल एन एक्टिविटी ऑफ 30 मिनट्स वॉक would also do wonders. And eating में मैं ये कहूँगी कि बाहर का जंक फूड बिल्कुल बंद करें, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल बंद करें, कोल्ड ड्रिंक्स and all has to be stopped, sugar intake has to be limited, and proper घर का बना हुआ स्वादिष्ट खाना और हेल्दी लगाइए। मैम ये तो एक मतलब तरीका हो गया जी IVF के आने से 2.5 इसलिए पहले ही आपको तैयारी शुरू कर देनी है। जब कोई पेशेंट आपके पास, जब कोई सफर आपके पास आता है और आप IVF का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देते हैं तो 9 मंथ का एक लंबा टाइम, उस पूरे टाइम में भी कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है कपल्स को। तो वो कौन कौन सी सावधानियां हो सकती हैं जो IVF के समय कपल को करनी चाहिए? सी बेसिकली मैं ये कहती हूँ कि आप IVF को एक नेचुरल प्रोसेस ही माने। जैसा आपकी एक नेचुरल प्रेगनेंसी आती है वैसे ही IVF के बेबीज भी होते हैं। यू कांट थिंक दैट दीज आर अननेचुरल बेबीज या फिर दीज आर मिरेकल बेबीज, ठीक है, बिकॉज एक प्रेगनेंसी आई है और वो प्रेगनेंसी वैसे ही जो आप रूटीन प्रिकॉशंस लेते हैं एक नेचुरली कंसीव बेबी के लिए, वैसे ही प्रिकॉशंस आपको एक IVF कंसीव बेबी के लिए भी लेनी। अब फॉर एग्जांपल अगर एक नेचुरली कंसीव बेबी है आपने बिना IVF कराया नहीं तो अगर आपको उसमें ब्लीडिंग हो जाती है सो एनी वन वुड सजेस्ट यू कि आप थोड़ा रेस्ट करो, है ना, ट्रैवल थोड़ा कम करो एंड अदर XYZ प्रिकॉशंस विल बी टेकन। वैसे ही IVF प्रेगनेंसी में भी यही होगा। अगर आपको IVF की प्रेगनेंसी कंसीव हुई है IVF से एंड 9 महीने में कभी भी कोई प्रॉब्लम ऐसे जाती है तो आपको वही प्रिकॉशंस बरतने हैं जैसे कि नेचुरल कंसीव बेबी में होते हैं। सो एक्स्ट्रा कोई पैनिक सिचुएशन नहीं होती है IVF बेबीज के साथ। मैम एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगी कि हमने सुना है सब रियलिटी तो आप ही बता पाएगी इसकी कि IVF के सक्सेसफुल होने के चांसेस ठीक है? See, IVF के सक्सेस होने के चांसेस बेस्ट ऑफ बेस्ट लैब्स अराउंड द वर्ल्ड दे आर टेक होम बेबी रेट, जैसे मैंने आपको बोला है ना, घर ले जा रहे हैं पिक्स बस बच्चा उसके अराउंड 60 to 65% है एंड दे आर वेरी गुड चांसेस। नेचुरली भी आप ये समझिए कि अगर आप बच्चा ट्राई कर रहे हैं तो एवरी मंथ द कपल इज नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट बिकॉज ये भगवान का तरीका है पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने का। सो दैट फिकंडेबिलिटी जिसको हम कहते हैं कि नेचुरली अगर एक कपल में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसका हर महीने प्रेग्नेंट होने का चांस विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्शन, अगर आप कोई गर्भ निरोध यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपके लिए मैक्सिमम 15 to 20%। विथ IVF वो चीज़ हम बढ़ा रहे हैं तो 60 to 65%। सो दीज आर वेरी गुड चांसेस। पर डिपेंड करता है आपकी और चीज़ों पे, फीमेल एज पे, आप किन प्रॉब्लम्स के साथ आए हो, मेल फैक्टर है फीमेल फैक्टर है, दोनों हैं, कितने ज़्यादा हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपना बैगेज कितना लेकर रहे हो। वो बैगेज ही डिसाइड करेगा कि आप कितनी जल्दी जो है एक हेल्दी बेबी को अपने घर पर लेकर जा पाएंगे।
तो आज के हमारे इस एपिसोड में हमने आईवीएफ से रिलेटेड कुछ मिथ्स के बारे में डिस्कस किया और आईवीएफ के थ्रू आप कैसे एक हेल्दी बेबी को अपने घर ले जा सकते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। एंड थैंक यू सो मच फैन कि आपने इतने प्यारे तरीके से इतने अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया कि आईवीएफ इज़ नॉट अ पेनफुल प्रोसेस, और अगर इसको किसी ने मैजिकल प्रोसेस कहा है तो रियली इट इज़ अ मैजिकल प्रोसेस विद द साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और डॉक्टर के साथ और बात करेंगे आपकी किसी प्रॉब्लम की, जो सॉल्यूशन डॉक्टर आपको देंगे उसको फॉलो करने के बाद आप एक हैप्पी एंड एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। चलिए।